गाइस, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका चैप्टर 6 है, उसके लॉन्ग आंसर्स की। ओके, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन 3 मेजर रीजन्स ऑफ ब्रेन, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। हमें बताना है कि ब्रेन के कौन से 3 इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, मेन रीजन होते हैं, और उनका फंक्शन लिखना है। ओके तो कितने होते हैं? 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। ओके 4 ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके 1 सेकेंड, पेन का कलर। ओके अब 4 ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इट चेंजेस आवर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज। 4 ब्रेन जो है वो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस, पहले जो हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसके बेसिस पे, और क्या जो भी हमें याद है उसके बेसिस पे। जैसे कि हम गरम चाय पीते हैं, है ना, तो हमारे ब्रेन को पता होता है, कॉफ़ी को पता होता है कि अरे गरम है, ये ज़्यादा तुरंत से जल्दी से नहीं पीना है, फूक फूक के आराम आराम से पीना है ताकि आपकी जीभ ना जल जाए, है ना। तो ये 4 ब्रेन जो है वो बिहेवियर में चेंजेस लाता है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उससे। इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का बैलेंस बनाता है, कौन बनाता है? 4 ब्रेन। ओके स्टिमुलस जो आ रहे हैं उसको रिसीव करने का और उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है उसके लिए वो कौन मेंटेन करता है? हमारा 4 ब्रेन। अब 4 ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का क्या है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। कंट्रोल्स रीडिंग, हियरिंग, थिंकिंग, विजन। ओके ये सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये क्या कंट्रोल करता है? ये तो कंट्रोल करता है हम जो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, हियरिंग सुनने वाला, थिंकिंग सोचने वाला, एंड विजन। ओके तो ये क्या सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, कौन कौन से? हियरिंग को, रीडिंग को, विजन को। ओके थैलेमस, it helps in relaying sensory information and transmitting motor information for coordination, learning, emotions, etc. ओके थैलेमस जो है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिले करता है। रिले करना मतलब भेजने का काम करता है। कहाँ से रिले करता है? ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको मोटर इंफॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करता है और रिले का काम करता है ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो सके। ओके और ये किसको कंट्रोल करता है? ये लर्निंग की प्रोसेस को कंट्रोल करता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, द लास्ट पार्ट ऑफ 4 ब्रेन, इट कंट्रोल्स एपेटाइट। ये क्या हमारी भूख को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट कितनी तेजी से धड़कना चाहिए, कितने मिनट में कितना बीट होना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ब्लड प्रेशर, मूड, इमोशन, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द टेस्ट एंड स्मेल। ओके ये और क्या कंट्रोल करता है? टेस्ट और स्मेल हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एपेटाइट, हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, और हमारा जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट सिंथेसाइजेस एसेंशियल हार्मोन। एसेंशियल हार्मोन्स भी कौन सिंथेसाइज करता है, कौन सिक्रीट करता है? सिंथेसाइज कौन करता है? हाइपोथैलेमस करते हैं। ओके तो ये बात तो हो गई 4 ब्रेन की। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है वो 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का पार्ट होता है। मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। ये ऑडिटरी और कौन से स्टिमुलाई को करता है? ये कंट्रोल विजुअल स्टिमुलाई को कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे कि कौन से? ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। ओके कौन? मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हैज 3 सेंटर्स। हाइंड ब्रेन के 3 सेंटर्स होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। जो सेरिबेलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ओके तो सेरिबेलम का काम होता है कि वो जो हमारे बॉडी पोस्चर है बैलेंस बना के रखता है, वो ठीक है, बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, मेंटेनिंग पॉस्चर। मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी किसका काम है? सेरिबेलम का। ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, ये कौन रेगुलेट, रेस्पिरेशन कौन रेगुलेट कर रहा है? पॉन्स रेगुलेट कर रहा है, राइट। एंड कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, swallowing, coughing, sneezing एंड वॉमिटिंग। ओके तो जो फर्स्ट पार्ट है पॉन्स का पार्ट, पॉन्स जो पार्ट है वो क्या
कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, ओके, स्लीप वेक साइकिल भी पॉन्स ही कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो पोस्चर मेंटेन करता है, बॉडी के बीच में बैलेंस बना के रखता है, बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, ओके। और जो मेडुला होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग, कफिंग, स्वॉलोइंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। तो ये पार्ट हो गया हाइंड ब्रेन के, और ये तीनों पार्ट्स किसके हो गए? हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, define reflex arc, draw a flow chart showing the sequence of events which occur during sneezing। अब हमें क्या बताना है? डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, हमें रिफ्लेक्स आर्क बताना है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बताना है। जो बच्चे होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क बताना है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ये, और हमें फ्लो चार्ट बनाना है कि छींक के टाइम पे कैसे रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्क करता है, उसका हमें फ्लो चार्ट बनाना है, ओके। और बी है लिस्ट 4 प्लांट हार्मोन, राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। अब हमें कोई भी 4 प्लांट हार्मोन के बारे में बताना है और उनका एक एक फंक्शन मेंशन करना है, ओके। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को बताने वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज डिफाइंड एज द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। ये क्या है? एक पाथवे है, एक रूट है कि नर्व इम्पल्स कैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है और स्पाइनल कॉर्ड से वो कैसे उस पर्टिकुलर इफेक्टर या ऑर्गन तक जा रहा है जिसे एक्ट करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। Sequences of event that occur during sneezing can be depicted as, अभी हम पे क्या बताया है कि हमें पूछा था कि स्नीजिंग का हमें सीक्वेंस बताने थे, तो वो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है। एक बात और मैं बता दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? पाथवे बताता है, वो किसका? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये पाथवे बताता है रिफ्लेक्स एक्शन का, ओके। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है? इनवॉलेंटरी, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक होता है। इनवॉलेंटरी, ऑटोमेटिक कोई भी आप एक लिख सकते हो, ओके। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसलिए कंट्रोल करता है कि क्योंकि ऐसा एक्शन है ये जो हमारी बॉडी को किसी डैमेज या हार्म से प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है हमारी बॉडी के पास, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, उसको तुरंत एक्ट करना है। इसलिए ये जो स्टिमुलस है रिफ्लेक्स एक्शन वाले, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि सोचना नहीं है। अगर सोचने का काम होता, सोच समझ के हमें कोई काम करना है, तो उसमें क्या कौन आता है? ब्रेन आता है, ओके। बट यहाँ पे सोचने का काम नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन है, हाथ जल जाएगा अगर हाथ हम नहीं हटाएंगे हॉट ऑब्जेक्ट से, इसलिए इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। अब ये फ्लो चार्ट बना है, तो हमें छींक क्यों आती है? हमें बताया कि हम नॉस्ट्रिल से जब एयर अंदर लेते हैं तो कुछ डस्ट या पैथोजेंस, कोई पार्टिकल्स वगैरह हमारे जब नोज में आ जाते हैं तो इरिटेशन होता है, वहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट है उनमें इरिटेशन होता है और हमें स्नीजिंग होती है, ओके। तो वही हमें स्नीजिंग मतलब छींक आती है, तो वही पाथवे, वही फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। Foreign particles sensed by olfactory receptor in the nasal cavity। अब क्या होता है? नेजल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी। अब ये रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस को रिसीव करने का, ओके। तो ये इन्होंने क्या रिसीव करा? उन्होंने देखा कि कोई फॉरेन पार्टिकल नोज में आ चुका है जिसको हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसे एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, ओके। तो क्या करेंगे? अब ये रिसेप्टर्स के पास क्या आ गए? स्टिमुलस आ गए, इम्पल्सेस आ गए। अब ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को, ओके। सेंसरी नर्व इम्पल्सेस एक्टिवेटेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सेंसरी जो नर्व है वो एक्टिवेट हो जाएगी। कौन एक्टिवेट करेगा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एक्टिवेट करेंगे। भैया जागो, हमें इंफॉर्मेशन कहाँ तक ले जानी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जानी है, ओके। सेंसरी इम्पल्सेस कैरी टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय सेंसरी नर्व। अब ये जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, क्योंकि क्या काम हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन का काम हो रहा है। तो कहाँ जाएंगी? ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, और कौन लेके जाएगा? सेंसरी नर्व, ओके। सेंसरी इम्पल्सेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कौन कैरी कर रहा है? सेंसरी नर्व कैरी कर रही है। ये ऑर्गन से अभी कहाँ जा रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे हैं, ओके। स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स
एनालाइज द इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम टू मोटर न्यूरॉन। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास होते हैं न्यूरॉन, ओके कौन सा न्यूरॉन होता है? रिले न्यूरॉन। हमने 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स पढ़े थे, है ना, जब हम डिटेल लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो हमने 3 टाइप्स के नर्व सेल पढ़े थे। स्पाइनल कॉर्ड में है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम होता है रिलेइंग करने का, इन्फॉर्मेशन को रिलेइंग करने का। वो सेंसरी से इन्फॉर्मेशन लेता है और मोटर न्यूरॉन को दे देता है, ट्रांसमिट कर देता है, राइट। तो इधर क्या किया इन्होंने, रिले न्यूरॉन ने इम्पल्सेस को लिया और ट्रांसमिट कहाँ कर दिया? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस कहाँ लेके जाएंगी? इफेक्टर तक, जिससे रिस्पॉन्ड करना है ये इम्पल्सेस के अगेंस्ट, ठीक है, ओके। मोटर नर्व कंडक्ट्स दीज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर. Effectors like radial muscles of diaphragm and intercostal muscles of the ribs respond causing forceful expiration through lungs. अब इफेक्टर क्या यहाँ पे? इफेक्टर हैं जो डायफ्राम की मसल्स है वो है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करेंगे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे। लंग्स को बोलेंगे कि भैया तुम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, और जिसके कारण क्या आएगी? छींक आएगी, ओके। फिर क्या कॉज होगा? स्नीजिंग, ओके तो ये अब बी पार्ट था कि हमें प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताने थे और उनका एक फंक्शन लिखना था, ओके। तो 4 प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, दीज प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। ऑक्सिन जो होते हैं वो सेल के एनलार्जमेंट में, सेल के एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन भी करते हैं। दीज ऑल्सो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, और ये क्या करते हैं? स्टेम को की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं, स्टेम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, ओके। तो ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये टिप ऑफ द शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जिबरेलिन्स, these promote cell enlargement and cell differentiation in plants in the presence of oxygen नहीं ऑक्सीजन, ओके। तो जिबरेलिन्स जो होते हैं वो भी क्या? सेल एनलार्जमेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, पर ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं ये काम? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ओके। These also promote growth in stems and fruits. साइटोकाइनिन, दीज प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। ये क्या हेल्प करते हैं? ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर सीड्स में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ये सीड्स में मिलते हैं। इथाइलिन, इथाइलिन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट हार्मोन है बट वो ग्रोथ इनहिबिटर है, और बाकी ये सब क्या थे? 1 2 3 ये ग्रोथ प्रमोटर्स थे, ओके। इट प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पका के सड़ाने का काम कौन करता है? इथाइलिन करता है, ओके। तो ये बात हो गई हमारे प्लांट हार्मोन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन विच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड when its sugar level rises. Explain the need of chemical communication in multicellular organism, the organ which produces this hormone and its effect on blood sugar level. Also mention the digestive enzymes secreted by this organ with one function of each. ओके अब हमें क्या बताना है? एक ऐसे हार्मोन का नाम बताना है कि जैसे ही ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, तो कौन सा हार्मोन आता है इंसुलिन, ओके। एक्सप्लेन द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये बताना है हमें कि इस केमिकल कम्युनिकेशन में कौन सा ऑर्गन है जो हेल्प करता है। तो इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाज, ओके। फिर हमें ये भी बताना है कि जो पेनक्रियास है, जो ऑर्गन है पेनक्रियास, वो डाइजेस्टिव एंजाइम से भी रिलीज करता है। हमने हमारे लाइफ प्रोसेसेस में पेनक्रियास का फंक्शन पढ़ा था, पेनक्रियाटिक जूसेस के बारे में पढ़ा था, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। तो हमें वो भी मेंशन करना है कि वो कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, ओके। और एक एक फंक्शन भी लिखना है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी सिक्रीट करता है उनके एक एक फंक्शन भी लिखना है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केमिकल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है वो हमें बताना है, ओके। तो आंसर है ग्लूकोज इज नीडेड बाय सेल फॉर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज क्यों चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए। अब कुछ बच्चों ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो इनहेलिंग एक्सहेलिंग नहीं होता है, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी,
ओके तो ये रेस्पिरेशन होता है और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, ये होता है सेल में। ओके सेल में होता है। ग्लूकोज को इसलिए ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो और जो सेल फंक्शन कर रही है वो एनर्जी यूज करके अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ओके इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट लेवल। अब क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि जितना लेवल होना चाहिए ग्लूकोज का ब्लड में वो एक लेवल तक ही होना चाहिए, कांस्टेंट लेवल होता है, ना उससे ज़्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। ओके तो ये जो कांस्टेंट लेवल है ग्लूकोज का ब्लड में वो कौन मेंटेन करके रखता है, वो मेंटेन करके रखता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। ओके in order for multicellular organism to function properly their cell must communicate। ओके अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अच्छे से फंक्शन करना है, प्रॉपर फंक्शन करना है, तो उनकी जो सेल्स हैं उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया तो हम अपना काम कर रहे हैं तुम अपना देखो, नहीं, कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, है ना। इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज दैट रेगुलेट्स ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कांस्टेंट रखता है, कंट्रोल रखता है, चेक करता है, रेगुलेट करता है। ओके इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये जो पेनक्रियाज है ना, एक तो ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अब ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और एक डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब मैंने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में बताया था कि अमाइलेज है, दैट मीन्स ये किस पे एक्ट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा। ओके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ये किस पे कन्वर्ट कर देगा, सिंपल कार्ब्स पे। ओके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके तो ये बात हो गई हमारे ए पार्ट की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। सेल टू सेल सिग्नलिंग is a critical component of coordinating cellular activities। ओके सेल टू सेल सिग्नल्स का पास होना चाहिए क्योंकि यही क्या है, क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है सेल्स जो है उनमें बहुत सारे सेल्स जो है एक्टिविटीज़ करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो क्या होना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, सारे सेल साथ में काम कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ओके तो ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब सेल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सिग्नल्स पास करेंगे। थ्रू दिस कम्युनिकेशन मैसेजेस आर कैरीड फ्रॉम सिग्नलिंग सेल्स टू रिसीविंग सेल्स। ओके तो ये मैसेजेस जो हैं एक्टिविटीज़ के टाइम पे, कम्युनिकेशन के टाइम पे जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं जो सेल सिग्नल भेज रहा है उससे सेल कहाँ जाने चाहिए, जिस सेल को ये सिग्नल्स रिसीव करने हैं। ओके ऑल्सो नोन एज टारगेट सेल्स। ओके जो रिसीव करने वाले सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स भी बोलते हैं। This signaling occurs with protein and other types of signaling molecules। अब ये जो signaling है, जो मैसेज इसका ट्रांसमिट हो रहा है, या तो वो प्रोटीन्स के थ्रू होगा या फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे। अदर थिंग विच हैपन्स इन आवर बॉडी ड्यू टू सेल कम्युनिकेशन आर, और कौन सी चीज़ें होती हैं सेल कम्युनिकेशन के हेल्प से, वो हम बता रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके सेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है, टिश्यूज रिपेयर, सेंसिंग पेन एक्सेट्रा। सेल टू सेल ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का, मैसेजेस का, ताकि हमारी बॉडी सेल अच्छे से फंक्शन कर सकें। ओके और उनके ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 4th, reflex arcs continue to be more efficient for quick response, justify this statement giving reason। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एफिशिएंट होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, और हमें ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट क्यों सही है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे बताने वाले चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो पाथवे बताता है, रूट बताता है कि नर्व इम्पल्सेस कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं, उनको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ओके रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होता है
एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, दैट मीन्स इनवॉलेंटरी होता है, और स्पॉन्टेनियस तुरंत से होने वाला फंक्शन है, एक्शन है जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट कर रहे हैं। ओके ये इसलिए इतना जल्दी होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है और हमारे किसी भी पार्ट को किसी हार्म से बचाना है। ओके The pathway taken by nerve impulses and responses in a reflex action is called a reflex arc. Reflex arc जो है वो reflex action का pathway बताता है। It consists of receptor. ये क्या consist करते हैं? receptor होता है जो stimuli को receive करता है। फिर ये जो messages receive करें वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं sensory नर्व में, जिसे हम एफरेंट भी बोलते हैं। फिर ये जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में या फिर सीएनएस में, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? रिले न्यूरॉन। ओके फिर रिले न्यूरॉन से इम्पल्सेस कहाँ जाते हैं? मोटर नर्व तक, जिसे हम इफेरेंट बोलते हैं, एंड एफेक्टर। देन फाइनली वो पहुँच जाते हैं इफेक्टर तक, ऐसे ऑर्गन या मसल्स, ऐसा पार्ट जिससे एक्ट करना है, जिससे एक्चुअल में एक्ट करना है मसल्स और ग्लैंड्स। Reflex arc is evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. Reflex arc जो है वो एनिमल्स में इवॉल्व हो चुका है, इसलिए हो चुका है क्योंकि हमें इस टाइम पे सोचना नहीं है। जहाँ सोचने की बात आती है वहाँ कौन एक्ट करता है? हमारा ब्रेन काम करता है। ओके तो थिंकिंग की प्रोसेस में हमारी जो एक्शन करने वाली, एक्ट करने वाली प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। हम सोचते हैं करें या ना करें, करें या ना करें, तो स्पाइनल कॉर्ड बोलता है हटाओ तुम, मैं ही कर देता हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है, तुम सोचते रह जाओगे। Reflex arc enables the body to give quick response to harmful stimuli so that chances of damage to body are decreases. Okay? तो reflex arc जो है वो quick response में क्विक रिस्पॉन्स देता है वो कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। ठीक है अगर मुझे कोई पिन टोच रहा है, ठीक है प्रिक कर रहा है, तो मैं अपना हाथ हटा लूँगी, है ना। क्यों? ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन है। मैं सोच तो नहीं रही बेचारे को करने तो यार बुरा लग जाएगा, क्या सोचेगा वो, ऐसा तो नहीं है, है ना। मैं तुरंत ही हाथ हटा लूँ, भैया तुम्हें बुरा लगता है लगते रहो, तुम मुझे क्यों हार्म पहुँचा रहे हो, डैम, है ना, मेरे किसी बॉडी पार्ट को क्यों डैमेज कर रहे हो। ओके तो हार्मफुल स्टिमुलाई सो दैट चांसेस ऑफ डैमेज टू द बॉडी आर डिक्रीज, ताकि जो बॉडी के चांसेस है डैमेज होने के वो कम हो जाए। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, सो प्रिवेंट इट्स फटीग। ओके अब ब्रेन, अगर मैं सोचूंगी यार मैं हटाऊं या ना हटाऊं, तो ये क्या हो गया? ब्रेन जो है हमारा ओवर बर्डन हो जाएगा। ब्रेन तो ओवर बर्डन होगा, साथ में हमारा वो पार्ट भी डैमेज होगा। Many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is likely that reflex arc has evolved as an efficient way of functioning in the absence of true thought processes. ओके अब काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनके पास या तो बहुत कम या तो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता, उनके पास कॉम्प्लेक्स नर्व नेटवर्क नहीं होता, जिससे वो और वो इतने एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते कि वो सोच सके। ठीक है उनकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड ने इवॉल्व करा, अपने में चेंजेस हैं, बोलते हटाओ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काम कर लूँगा। ओके However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response. ओके वैसे ही जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है। ठीक है हम सोच के कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब भी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना काम करता ही है कि भैया तुम सोचते रह जाओगे, मैं अपना काम करके दिखा दूंगा, है ना। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ज़रूरी होता है क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए। ओके क्वेश्चन 5, स्टेट द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। थिंक ऑफ एनी 3 सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स इन द बॉडी डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अब हमें क्या बताना है? हमें रिसेप्टर्स के फंक्शन बताना है हमारी बॉडी में। ओके और ऐसी 3 सिचुएशन बतानी है जहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। मेंशन द प्रॉब्लम्स विच आर लाइकली टू अराइज, और ऐसे प्रॉब्लम्स हमें बताने हैं कि क्या हो सकता है अगर हमारे रिसेप्टर्स काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में या हम में क्या प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ओके तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये सारे ही सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिसीव करने का काम करते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी।
फॉर एग्जाम्पल इन द स्किन, आईज, नोज, टंग एक्सेट्रा। ओके, हर पार्ट में हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या दिया है, स्किन। स्किन में कौन से होते हैं, आईज में कौन से होते हैं, नोज में कौन से होते हैं, टंग में कौन से हैं, इसके बारे में हमने डिटेल लेक्चर में बात करा था, बट हम आगे भी बात करेंगे। ओके, अ रिसेप्टर इज अ सेल or a group of cell in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimuli such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. ओके, और रिसेप्टर क्या है, सेल है या तो ग्रुप ऑफ सेल है। ओके, वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव है। क्या है, सेंसिटिव है, वो एक्टिव हो जाता है जैसे वो स्टिमुलाई उसको मिलता है। अब कौन से स्टिमुलाई, जैसे हमारे ईयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोनो रिसेप्टर, तो वो साउंड के लिए सेंसिटिव होते हैं। स्मेल के लिए कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही टेस्ट, हीट, प्रेशर के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। द डिफरेंट सेंस ऑर्गन कंटेन्स रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलाई। ओके, अलग अलग सेंस ऑर्गन के पास अलग अलग रिसेप्टर्स हैं ताकि वो अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई को रिसीव कर सके, उनको समझ सके और अकॉर्डिंगली वर्क कर सके। ओके, नेक्स्ट, द आई हैव लाइट रिसेप्टर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। आई के पास क्या है, लाइट रिसेप्टर है। अब आपने देखा होगा, फोटो खींचती है, फ्लैश लाइट जलती है और हमारी आई जो होती है बंद हो जाती है, ब्लिंक करती है, तो ये क्या है, लाइट सेंसिटिव है, राइट। कौन से रिसेप्टर है ये, फोटो रिसेप्टर्स है। फोटो तो खींच मेरी फोटो, है ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं। ईयर्स हैव साउंड रिसेप्टर्स कॉल्ड फोनो रिसेप्टर। ईयर्स में कौन से रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर। हम फोन पे बात करते हैं तो कान में ही लगा के बात करते हैं ना, राइट। तो ये किसके लिए होते हैं, ये साउंड सेंसिटिव होते हैं, विच कैन डिटेक्ट द साउंड। द नोज हैज स्मेल रिसेप्टर्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट द स्मेल। कोई फेवरेट डिश बनती है, मैगी बनती है, तो उसकी खुशबू आने लगती है और हम और गहरी सांस लेकर उसको स्मेल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो सेंसिटिव होते हैं स्मेल के लिए। ओके, टंग हैज टेस्ट रिसेप्टर। टंग के पास क्या है, टेस्ट रिसेप्टर है, जिसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, विच आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट टेस्ट। Skin has receptors called the thermoreceptors which detect touch, pressure, hotness, coldness. थर्मो से तो समझ में ही आ रहा है ना, कि गर्म ठंडा बताएगा ये, साथ में सेंस ऑफ टच, प्रेशर, पेन सब बताएगा। ओके, When receptors do not work properly, the environmental stimuli are not able to create nerve impulses and the body does not respond. अब क्या हुआ कि हमारे receptors काम नहीं कर रहे हैं, तो environmental stimuli जो है वो receive तो हो जाएंगे, but वो nerve impulses क्या होंगे, क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब nerve impulses क्रिएट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। When receptors are damaged, the external stimuli transferring signals to the brains are not felt. ओके, अब रिसेप्टर्स डैमेज हैं तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हैं वो जो सिग्नल्स, वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेज रहे हैं, वो ब्रेन उसे फील ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपरली उनको रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि पूछा गया था क्वेश्चन में। ड्यूरिंग फीवर, taste buds do not work properly and as a result taste of the food eaten is not felt properly. Thus enzyme secretion is also affected. ओके, बुखार के टाइम पे हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, मुंह का टेस्ट बहुत बिगड़ जाता है और क्या होता है, हमें टेस्ट भी फील नहीं होते। तो क्या होता है, इसमें टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए हमें कोई टेस्ट नहीं आता और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं इनके कारण। ठीक है, Next example, when a person is suffering from a cold, the nostrils are filled with mucus. अब जब किसी को सर्दी खांसी हो गई है तो क्या होता है कि नोज में म्यूकस भर जाता है, वही जेली स्ट्रक्चर जो होता है वो म्यूकस पूरा नाक में भर जाता है। अब उसके कारण जो रिसेप्टर्स नोज में प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। आपको पता है कि सर्दी हुई, नोज ब्लॉक्ड हुई, तो हम कुछ भी स्मेल करें हमें स्मेल की फीलिंग ही नहीं आती कि अच्छी है कि बुरी है, हमें समझ में नहीं आता। ओके, देन स्मेल ऑफ द सराउंडिंग इज नॉट felt properly. This is due to interruption in reacting to the sense of smell by the olfactory receptor.
ओके तो सराउंडिंग में जो भी स्मेल है वो हम उसको फील नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरप्शन हो जाता है। किसके बीच में इंटरप्शन होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर के बीच में, क्योंकि जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है वो डैमेज हो चुका है, वो ये स्मेल को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रेन उसको फील ही नहीं कर पा रहा है। ओके When skin receptors are damaged and we accidentally touch a hot object, then our hands might get burned as the damaged receptors cannot perceive the external stimuli of heat and pain. ओके अब क्या हुआ, स्किन में क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स वो डैमेज हो गए। अब हम किसी भी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ भी फील नहीं होगा। इसके कारण फर्दर हमारे जो बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, वो डैमेज हो सकता है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लॉन्ग आंसर्स होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।